नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम एमई प्रीवियस के स्टूडेंट्स हैं और जो पहला पेपर है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी, वह पेपर चल रहा है और आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं वह है न्यू फंक्शनलिज्म, नव प्रकार्यवाद। ये आपके पहले पेपर जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी है उसकी सेकेंड यूनिट का टॉपिक है। और चूँकि कोरोना का संक्रमण वापस बढ़ रहा है, इसलिए राज्य सरकार और भारत सरकार की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग केवल यूजी एंड पीजी फाइनल की क्लासेस ही कॉलेजेस में ऑफलाइन रूप से अलाउ है। यूजी पार्ट फर्स्ट सेकंड और पीजी प्रीवियस की क्लासेस ऑनलाइन मोड से संचालित किए जाने के निर्देश हैं। चूँकि हमें कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना है और हमारी सावधानी और समझदारी से ही कोरोना को नियंत्रित किया जा सकता है, तो हमारी एकेडमिक प्रोग्रेस को कंटिन्यू रखने के लिए हमने यूट्यूब चैनल का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो के माध्यम से आपके साथ शेयर किया जाता है। और उसी कड़ी में एक शॉर्ट वीडियो इस टॉपिक पर मैंने तैयार किया है। डियर स्टूडेंट्स, नव प्रकार्यवाद जो टॉपिक है वो प्रकार्यवाद से ही संबंधित है। और ये जो टॉपिक है वो प्रकार्यवाद से इस तरह संबंधित है कि प्रकार्यवाद समाजशास्त्र में एक सैद्धांतिक उपागम है। समाजशास्त्र में सामाजिक यथार्थ की व्याख्या के लिए और समाज को समझने के लिए जो सैद्धांतिक दृष्टिकोण है उनको उपागम कहा जाता है। और उसमें बहुत सारे अलग अलग उपागम हुए हैं जिन्होंने सामाजिक यथार्थ की व्याख्या करने का प्रयास किया है। उसमें संरचनात्मक प्रकार्यवाद भी है, जिसे प्रकार्यवाद भी कहा जाता है। उसके बाद में नव प्रकार्यवाद है, संरचनावाद है, उत्तर संरचनावाद या नव संरचनावाद है, मार्क्सवाद है। तो इस तरह के बहुत सारे अलग अलग उपागम है जिन्होंने सामाजिक यथार्थ की व्याख्या करने का प्रयास किया है। समाजशास्त्र की स्थापना के समय से ही जो क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट हैं वो मुख्य रूप से प्रकार्यवाद जो उपागम है उसके समर्थक रहे हैं। हर्बर्ट स्पेंसर से अगस्त कॉन्ट से लेकर हर्बर्ट स्पेंसर है, उसके बाद में एमाइल दुर्खीम है, और उसके बाद में टालकट पार्सन है, रॉबर्ट के मार्टन है। मानव शास्त्रियों में हम AR रेडक्लिफ ब्राउन का नाम ले सकते हैं। इसी तरह ब्राउनिस्ला मेलेनोवस्की है। ये सभी संरचनात्मक प्रकार्यवाद उपागम के समर्थक समाज वैज्ञानिक रहे हैं। और संरचनात्मक प्रकार्यवाद या दूसरे शब्दों में हम कहें कि प्रकार्यवाद जो उपागम है वह समाज को एक समाज की तुलना सावयव से करता है। और जिस तरह सावयव की एक संरचना होती है और उसके प्रकार होते हैं, उसी तरह समाज की भी एक संरचना होती है और प्रकार होते हैं। और ये समाज की जो संरचना है इसकी प्रकृति इस तरह की है कि ये समाज में व्यवस्था, अनुकूलन, स्थायित्व बनाए रखती है। समाज की जो संस्थाएं हैं, समाज की जो व्यवस्थाएं हैं, वो समाज की निरंतरता और संचालन के लिए आवश्यक है। और सभी जो घटक है परस्पर अंतर संबंधित है, अंतर्निर्भर है। और समाज में सामान्यकूलन, इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था, अनुकूलन, एकीकरण बना रहता है। यह प्रकार्यवाद की सेंट्रल थीम है। प्रकार्यवाद या संरचनात्मक प्रकार्यवाद का ये मानना है, इस सैद्धांतिक उपागम का ये मानना है कि जो समाज है वो विभिन्न संरचनात्मक इकाइयों से अंतर संबंधित रूप से जुड़ा हुआ है, अंतर्निर्भर है। और समाज के व्यवस्थित संचालन में जो विभिन्न इकाइयाँ हैं वो अपने अपने प्रकारों के रूप में योगदान देती है और समाज में संतुलन, एकीकरण बना रहता है। और समाज में जो यथास्थिति है, समाज की जो व्यवस्था है, ये समाज के बेटरमेंट के लिए है और इसमें बहुत अधिक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। यह प्रकार्यवाद की सेंट्रल थीम है। लेकिन
दूसरे जो समाज वैज्ञानिक हैं उन्होंने समय के साथ जो समाजशास्त्रीय अध्ययन हुए तो उनमें ये देखा कि प्रकार्यवाद उपागम जो है संरचनात्मक प्रकार्यवाद भी हम इसको कह सकते हैं, जिसमें टालकट पार्सन ने अपनी पुस्तक द सोशल सिस्टम है जो 1951 में प्रकाशित हुई थी। इसी तरह रॉबर्ट के मर्टन की पुस्तक है सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, वो महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसी तरह हर्बर्ट स्पेंसर और एमिल दुर्कहाइम से लेकर टॉलकट पार्सन और रॉबर्ट के मर्टन तक की जो ये सैद्धांतिक विकास यात्रा है संरचनात्मक प्रकार्यवाद की या प्रकार्यवाद की, उसमें इन्हीं पहलुओं पर बल दिया गया है। इन सभी समाज वैज्ञानिकों की जो सेंट्रल थीम है या जो प्रस्तावनाएं हैं या उनके सिद्धांतों के जो सार हैं, उनका दूसरे समाज वैज्ञानिकों ने मूल्यांकन किया और उन्होंने ये पाया कि यह सामाजिक यथार्थ की संपूर्ण व्याख्या नहीं करता है, इसकी अपनी सीमाएं हैं। और तब नव प्रकार्यवाद का आगमन होता है और ये भी एक तरीके का सैद्धांतिक उपागम है जो सामाजिक यथार्थ को प्रकार्यवाद के साथ कुछ दूसरे पहलुओं को जोड़कर समाज को समझने का और समझाने का प्रयास करता है। इसमें इसके जो प्रवर्तक हैं नव प्रकार्यवाद के, उसमें जेफरी अलेक्जेंडर और पॉल कोलोमी ये प्रमुख हैं। जेफरी अलेक्जेंडर अमेरिका के समाजशास्त्री थे और उन्होंने नव प्रकार्यवाद को इस तरह परिभाषित किया है। उनका ये कहना है कि यह प्रकार्यवाद जो सिद्धांत है उसका एक आत्मसमीक्षात्मक स्वरूप है और ये प्रकार्यवाद के बौद्धिक क्षेत्र को विस्तारित करता है और साथ ही इसका जो सैद्धांतिक मूल स्वरूप है उसको भी बनाए रखता है। यानी कि नव प्रकार्यवाद एक तरीके से प्रकार्यवाद का विस्तार है, प्रकार्यवाद की सीमाओं को समेटकर प्रकार्यवाद की केंद्रीय जो भाव है उसको बनाए रखते हुए उसकी जो कमियां हैं उनको रेखांकित करता है और उसके बौद्धिक स्वरूप को विस्तारित करने वाला सैद्धांतिक उपागम है जो समाज को वैज्ञानिक ढंग से समझाने का प्रयास करता है। जेफरी अलेक्जेंडर और दूसरे निकोलस लुहमान भी नव प्रकार्यवादी समाज वैज्ञानिकों में आते हैं। उन्होंने जो प्रकार्यवाद की जो मोटी मोटी जो सीमाएं पकड़ी उनमें ये है कि उन्होंने टालकट पार्सन अमेरिका के समाजशास्त्री थे, उनके सिद्धांत को मुख्य रूप से केंद्र में रखते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत अधिक अपने सिद्धांतों को अमूर्त बना दिया और अनुभविकता से वो दूर होने लगे थे। इस कारण सामाजिक यथार्थ को समझने में कठिनाई हो रही थी। साथ ही जो समाज की प्रक्रियाएं थी, अंतर्क्रियाएं थी, उनका अध्ययन भी अपेक्षाकृत कम होने लगा था और सामाजिक व्यवस्था में एकीकरण संतुलन पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जाने लगा था और व्यक्ति की जो क्रियाएं हैं, अंतर्क्रियाएं हैं, व्यक्तित्व है, उसकी उपेक्षा होने लगी थी। तो ये मोटी मोटी कमियां उन्होंने प्रकार्यवाद टालकट पार्सन के प्रकार्यवाद के अंदर रेखांकित की और इसमें सुधार की आवश्यकता महसूस की उन्होंने। साथ ही अमेरिकन समाजशास्त्री जॉर्ज रिचर है, उनकी पुस्तक है कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थियरीज, उन्होंने भी कुछ नवीन प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है जो प्रकार्यवाद की कमियों को या उसकी सीमाओं को उल्लेखित करती है और नव प्रकार्यवाद की पृष्ठभूमि तैयार करती हैं कि इन परिस्थितियों में नव प्रकार्यवाद का उदय हुआ। जॉर्ज रिचर की पुस्तक जो 1983 में आई थी उसमें वो कहते हैं कि जैसे जैसे समाज में आधुनिकीकरण हुआ है तो उसका ये परिणाम हुआ है कि असमान विकास के कारण असमान विविधताएं आई हैं और विविध क्षेत्रों में जो ये असमानताएं आई हैं, इन असमानताओं को कम करने के लिए नव प्रकार्यवादी सैद्धांतिक उपागम की ज़रूरत है और साथ ही जो समाज का विश्लेषण है उसको भी अलग तरीके से समझने की ज़रूरत है।
उदाहरण के लिए समाज में जो विचलन है, अंतर्विरोध हैं, दबाव है, तनाव है, संघर्ष है, उनके कारण उन परिणामों का विश्लेषण आज के समय में बहुत ज़रूरत हो गई है। जब प्रकार्यवाद, ये बात चल रही है जब संरचनात्मक प्रकार्यवाद का सैद्धांतिक उपागम का जो कार्यकाल था 1950, 60, 70, 80, उस समय ये देखा गया कि इन पहलुओं की उपेक्षा हो रही है। तो नव प्रकार्यवाद की पृष्ठभूमि में एक आधार यह भी जुड़ता है कि जो प्रकार्यवाद है वो समाज में विचलन, तनाव, संघर्ष, इसके कारण परिणाम उनका विश्लेषण नहीं कर पा रहा है, और साथ ही संघर्ष और प्रतिस्पर्धा की जो प्रक्रियाएं हैं उनकी उपेक्षा की जा रही है, जो कि वो समाज की वास्तविकता है। इन सभी परिस्थितियों के अंदर नव प्रकार्यवाद का जन्म होता है। और चूँकि प्रकार्यवाद मुख्य रूप से जो है समाज में साम्यानुकूलन की अवस्था पर, एकीकरण और संतुलन की अवस्था पर बल देता है, जबकि समाज के अंदर हम देखते हैं कि नागरिक राज्य हैं, परस्पर विरोधी वर्ग है, हित समूह हैं, सामाजिक स्त्रीकरण और असमानता के नए स्वरूप हैं, समाज में तीव्र बदलाव आ रहा है। इन सभी परिस्थितियों को समझने में प्रकार्यवाद या संरचनात्मक प्रकार्यवाद है वो पूर्ण रूप से सफल नहीं होता है, सभी पहलुओं को समाहित नहीं करता है। यहाँ पर संरचनात्मक प्रकार्यवाद है और सीमित हो जाता है। इन परिस्थितियों में निकोलस लुहमान और जेफरी अलेक्जेंडर वो नव प्रकार्यवाद की नींव रखते हैं। निकोलस लुहमान की भी पुस्तक है द डिफरेंशिएशन ऑफ सोसाइटी, जो 1982 में लिखी थी, और उन्होंने संरचनात्मक प्रकार्यवाद या प्रकार्यवाद जो उपागम है उसकी कमियां हैं, सीमाएं हैं, उनको दूर करके उसको अनुभविकता के साथ जोड़कर सामाजिक यथार्थ को बेहतर ढंग से समझने के लिए अन्य दूसरे विभिन्न पहलुओं को भी सामाजिक यथार्थ की व्याख्या में शामिल करने का प्रयास किया है। इसी को नव प्रकार्यवाद नाम दिया गया है। अमेरिकन समाजशास्त्री जेफरी सी अलेक्जेंडर की जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है वो न्यू फंक्शनलिज्म है, 1985 में आई थी। उसके बाद में न्यू फंक्शनलिज्म एंड बियॉन्ड 1998 में आई थी। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिसमें उन्होंने नव प्रकार्यवाद, ये जो सैद्धांतिक उपागम है, उसका विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है, और प्रकार्यवाद के सभी पहलुओं को स्पष्ट करते हुए, इसकी सीमाओं, कमियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने अपने नव प्रकार्यवादी उपागम को प्रस्तुत किया है। उन जेफरी अलेक्जेंडर का मानना है कि संरचनात्मक प्रकार्यवाद या जो प्रकार्यवाद है वो एक सीमित उपागम है और वो सामाजिक व्यवस्था एकीकरण पर ही बल देता है। ये एक पक्षीय बात है, एक रूढ़िवादी पहलू है। टालकट पार्सन है, अमेरिकन समाजशास्त्री है, वो भी व्यक्तित्व, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं पर ही बल देते हैं, और इसमें जो रूढ़िवादिता है, आदर्शवादी व्यवस्था का पोषक बनने की जो प्रवृत्ति है और अनुभविकता का जो विरोध हो रहा है, इन सभी पहलुओं को एक जगह समेकित करते हुए अलेक्जेंडर ने प्रकार्यवाद की कमियों को अपने हिसाब से प्रस्तुत किया, और उन्होंने ये बताया कि हमें इनसे अलग हटकर नव प्रकार्यवाद उपागम से सामाजिक यथार्थ को समझने की ज़रूरत है, जो असामाजिक यथार्थ के व्यक्तिवादी, प्रगतिशील और अनुभविक स्वरूप को प्रस्तुत करता हो। और यहाँ पर नव प्रकार्यवादी जो उपागम है वो अस्तित्व में आता है, और उन्होंने इसको एक प्रवृत्ति ही बताया। जेफरी अलेक्जेंडर कहते हैं कि नव प्रकार्यवाद है वो एक प्रवृत्ति है जो प्रकार्यवाद की सीमाओं, कमियों का उल्लेख और करती हुए उनको दूर करने का प्रयास करती है, और प्रकार्यवाद के बौद्धिक स्वरूप को विस्तारित करती है। सेंट्रल थीम है, उसकी जो मूलभूत भावना है इसको बनाए रखती है।
बाद में दूसरे जो समाज वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसको सैद्धांतिक स्वरूप देने का प्रयास किए है। जहाँ तक बात जेफरी अलेक्जेंडर के नव प्रकार्यवाद की है, तो उसके जो 4 मुख्य बिंदु हैं उनको समझने की ज़रूरत है हमें। नव प्रकार्यवाद का ये मानना है कि प्रकार्यवादी जो व्यवस्था है वो संपूर्ण समाज को एक मॉडल मानता है और वृहद सिद्धांत पर बल देता है, और ये जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए जो बड़ी व्यवस्थाएं हैं उन पर बल देता है प्रकार्यवाद। लेकिन नव प्रकार्यवाद का ये कहना है कि समाज का जो वास्तविक स्वरूप है व्यक्तियों के बीच में अंतर्क्रिया से निर्मित होता है और इसी के आधार पर समाज का प्रतिमान बनता है। समाज का जो वास्तविक प्रतिमान है वो समाज के विभिन्न तत्वों के अंतर्क्रियाओं के आधार पर बनता है और वही समाज का वास्तविक स्वरूप होता है, न कि समाज का जो वृहद स्वरूप है वो। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है नव प्रकार्यवाद में वह ये है कि प्रकार्यवाद समाज की व्यवस्था पर बल देता है, वृहद व्यवस्थाओं पर बल देता है और व्यक्तियों की क्रियाओं और अंतर्क्रियाओं की उपेक्षा करता है। तो नव प्रकार्यवाद है उसका ये मानना है कि हमें व्यक्तियों की क्रियाओं अंतर्क्रियाओं को भी महत्व देने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्हीं से ही समाज की व्यवस्था बनती है। ये व्यष्टि पर भी बल देता है। जो प्रकार्यवाद है वो समष्टि पर बल देता है, मैक्रो लेवल पर बल देता है और मैक्रो लेवल पर ही सामाजिक एकीकरण संतुलन की व्यवस्था की व्याख्या करता है। लेकिन नव प्रकार्यवाद व्यष्टि स्तर पर है जो व्यक्ति और व्यक्ति की अंतर्क्रियाओं की व्याख्या करता है और उसके माध्यम से सामाजिक यथार्थ की व्याख्या करने का प्रयास करता है, उसको स्पष्ट करने का प्रयास करता है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि नव प्रकार्यवाद जो कि प्रकार्यवाद है उसका ये मानना है कि एकीकरण है वो सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। सामाजिक व्यवस्था बनाई इस तरह की जाती है कि उसमें एकीकरण और संतुलन बना रहे, जबकि नव प्रकार्यवादी ये मानते हैं कि एकीकरण की अपेक्षा की जाती है लेकिन ये लक्ष्य हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये समाज को समझने के लिए संदर्भ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, अपेक्षा की जाती है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है। इसी तरह चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु है नव प्रकार्यवाद का वो ये है कि प्रकार्यवाद व्यक्तित्व सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था में जो भिन्नीकरण की जो प्रक्रिया हैं उनमें सामाजिक परिवर्तन की उपेक्षा करता है और सामाजिक व्यवस्था में जो अंतर्निर्भरता है और जो पारस्परिकता है उसको समझने पर बल देता है। नव प्रकार्यवाद का ये कहना है कि व्यक्तित्व सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था समाज में परिवर्तन भी लाती है। इन व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई जो प्रक्रियाएं हैं वो सामाजिक परिवर्तन लाती है और वो जो सामाजिक परिवर्तन है उसका विश्लेषण करना भी ज़रूरी है। यह नव प्रकार्यवाद का एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके प्रकार्यवाद उपेक्षा करता है। तो व्यक्तित्व व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो भिन्नीकरण की प्रक्रियाएं हैं उनके अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन आता है, उसका विश्लेषण समाज की यथार्थ वैज्ञानिक व्याख्या के लिए आवश्यक है। तो यह भी नव प्रकार्यवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इस प्रकार जेफरी अलेक्जेंडर अमेरिका के समाजशास्त्री हैं, उन्होंने प्रकार्यवाद की सीमाओं का उल्लेख करते हुए प्रकार्यवाद के भौतिक स्वरूप को विस्तृत किया है। उसका नव प्रकार्यवाद का ही स्वविवेचित स्वरूप है, उसके भौतिक क्षेत्र को विस्तारित करता है और साथ ही प्रकार्यवाद की जो मूलभूत भावना है, सेंट्रल थीम है, उसको भी बनाए रखता है। इस प्रकार उन्होंने सामाजिक यथार्थ की व्याख्या के लिए अपना नव प्रकार्यवाद का ये सिद्धांत प्रतिपादित किया। बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित रूप में मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अपनी बुक्स के माध्यम से, दूसरी रेफरेंस बुक्स के माध्यम से इसको और डिटेल में हम समझ सकते हैं। पीजी लेवल की जो थ्योरेटिकल जो पर्सपेक्टिव्स हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, ये
कुछ कुछ यूजी लेवल की जो समाजशास्त्र है उससे अलग हटकर हैं, और ये पश्चिम के समाज वैज्ञानिक है जिन्होंने सामाजिक यथार्थ को समझने के लिए काफ़ी काफ़ी समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के साथ साथ दर्शन शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का भी उपयोग किया है। इस कारण इनको समझने में कभी कभी हमें कठिनाई महसूस होती है, लेकिन किसी भी सैद्धांतिक उपागम को समझने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका ये है कि उसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करना, और फिर उसकी जो सेंट्रल थीम है, केंद्रीय विचार है, कोर जो थीम है उसको पकड़ना, और वही उस सैद्धांतिक उपागम का सार होता है, और यही हमें यहाँ प्रयास करना है। हमें दूसरे जो समाज वैज्ञानिक हैं, समाजशास्त्र की जो पुस्तकें हैं उनकी अक्सरश है नकल करने की ज़रूरत नहीं है, कि जिस तरह की शब्दावली उन्होंने इस्तेमाल की है वैसी की वैसी शब्दावली हमें करनी है। हमें उस सैद्धांतिक उपागम या उस सिद्धांत के सार को समझना है, फिर हम उसे अपने शब्दों में अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब हम उसको सही ढंग से समझ पाते हैं। नव प्रकार्यवाद की अपने शब्दों में सही और सटीक व्याख्या हम तभी कर सकते हैं जब हम प्रकार्यवाद को सही ढंग से समझ लेते हैं कि प्रकार्यवाद का जो सैद्धांतिक उपागम है वो समाजशास्त्र में हमें क्या बताता है, और उसके मुख्य समाज वैज्ञानिक विचार कौन कौन हैं, और उस सिद्धांत की क्या कमियां रही हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए नव प्रकार्यवादी सैद्धांतिक उपागम आया है। नव प्रकार्यवादी सैद्धांतिक उपागम के समर्थक या इसके प्रतिपादक समाज वैज्ञानिक कौन कौन से हैं, उन्होंने क्या बात कही है। तो इस तरह सरल तरीके से हमें समझने का प्रयास करना है। एक छोटा सा प्रयास है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि नव प्रकार्यवाद की सैद्धांतिक उपागम को समझने में इस छोटे से वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको मदद मिलेगी। इससे संबंधित कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।